जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये मेरे क्लास नोट्स हैं, यानी कि क्लास नोट्स से मैं आपको टीच करूंगा। मेरी एक गारंटी है आपको पूरी कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें भारतीय इतिहास अगर पूछा जाता है तो ये मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ठीक है, हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले हम पार्ट 2 क्यों बोलते हैं? हम पार्ट 2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को हम पार्ट 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग जिसमें पुर्तगालियों का आगमन भारत में हुआ और कैसे उन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत पर कब्जा किया। उसी में हम धार्मिक आंदोलनों को पढ़ते हैं, कैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भारत में चल रही बुराइयों के लिए आंदोलन किए और एक 1857 की क्रांति। हम ये सब हिस्ट्री पार्ट 1 में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 में पढ़ते हैं। जबकि पार्ट 2 में हम इसे गांधी युग कहते हैं। गांधी युग, जब भारत में गांधी जी का आगमन हुआ, उसके बाद कैसे गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्या चलाए, आंदोलन चलाए, कैसे भारत की राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और उस क्रांतिकारी गतिविधियों का भारत की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारा का सारा पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस वाले क्लास में आज हम महात्मा गांधी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का परिचय क्या था? महात्मा गांधी जी के दादा का नाम उत्तम चंद गांधी था और ये काठियावाड़ देसी रियासत के दीवान थे। ये काठियावाड़ देसी रियासत गुजरात में पड़ती थी। काठियावाड़ देसी रियासत गुजरात में थी, वहाँ के ये दीवान थे। जब उत्तम चंद गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात इनके पुत्र करमचंद गांधी जी ने इनका पदवी संभाली, यानी करमचंद गांधी काठियावाड़ के क्या बन गए? दीवान बन गए। और ये काठियावाड़ जो था उसी के अंतर्गत एक राजकोट आता था। काठियावाड़ जो क्षेत्र था उसी के अंतर्गत क्या आता था? राजकोट आता था। तो ये राजकोट के क्या थे? एक तरीके से दीवान थे। नेक्स्ट, करमचंद गांधी। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि करमचंद गांधी जी ने 4 शादियां की थी। उनकी पहली 3 पत्नियों से उनको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। यानी कि करमचंद गांधी जी ने 4 शादियां करी थी, पहली 3 शादियों से उनको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। उनकी पहली 3 पत्नियों से उनको कोई भी संतान पहली 3 पत्नियों से उनको कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। जो उन्होंने 4थी शादी की थी उससे उनको महात्मा गांधी तथा उनके 2 भाई जिनका नाम लक्ष्मीदास और कृष्णदास था और एक बहन जिनका नाम था रालिया बहन, इसकी प्राप्ति हुई। अर्थात गांधी जी 3 भाई और 1 बहन थी। बड़े भाई का नाम लक्ष्मीदास था, दूसरे भाई का नाम कृष्णदास था, तीसरे महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था रालिया बहन। अब महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को। क्यों गोली मारी थी उसके ऊपर अलग वीडियो है, वो अलग हम क्लास में पढ़ेंगे। गांधी जी 79 ईयर तक जीवित रहे, यानी कि गांधी जी की कुल आयु 79 ईयर थी। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और पोरबंदर कहाँ पड़ता था? काठियावाड़ देसी रियासत के अंतर्गत आता था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, यानी कि मोहनदास इनका रियल नेम था, करमचंद इनके पिता का नाम था। तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और ये एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। एक क्वेश्चन बनता है आपके प्रश्न में, एक पेपर में, कि गांधी जी के धार्मिक प्रवृत्ति गांधी जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसका मुख्य कारण क्या था? कि उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी प्राथमिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर से हुई थी। नहीं,
देखो यहाँ इसको कुछ नोट्स को थोड़ा मेंशन में कहीं कहीं आपको कुछ हो सकता है मेंशन करना पड़े, तो नोट्स बनाना सीखना और कुछ चीज़ों को सही कर लेना। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजकोट से हुई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 1876 1876 ईस्वी में गांधी जी की सगाई कर दी गई कस्तूरबा बाई से। किससे कर दी गई? कस्तूरबा बाई से। कस्तूरबा बाई के पिता का नाम गोकुलदास माखन जी था और ये क्या थे? एक व्यापारी थे। आपके सामने जो ये इमेज है ये कस्तूरबा गांधी जी की है। यानी कि 1876 में गांधी जी की सगाई कस्तूरबा गांधी जी से हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गांधी जी की शादी किस सन में हुई थी? 1883 ईस्वी में गांधी जी की शादी कर दी गई। जब गांधी जी की शादी हुई थी तब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गांधी जी की उम्र 13.5 साल की थी और कस्तूरबा गांधी उस समय 14 साल की थी। तो गांधी जी से कस्तूरबा गांधी जी से गांधी 6 साल 6 महीने छोटे थे, या ये कह सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 6 महीने क्या थी? बड़ी थी। यानी कब हुई थी? 1883 ईस्वी में गांधी जी की क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। कस्तूरबा गांधी और मोहनदास यानी गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी की 4 संतान हुई, जिसमें चारों पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम हरिलाल था, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ। दूसरे का नाम मणिलाल था, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ। तीसरा पुत्र रामदास गांधी, इनका जन्म 1897 में हुआ। और देवदास गांधी, इनका जन्म 1900 में हुआ। तो ये चारों पुत्र गांधी जी के और कस्तूरबा गांधी जी के थे। गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को दी थी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा चुका है कि गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि किसे दी थी? जमनालाल बजाज को दी थी। ये क्या थे? ये बेटा एक व्यापारी थे। नेक्स्ट आ जाइए। 1885 ईस्वी में करमचंद गांधी जी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आता है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के पिता की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1885 ईस्वी में करमचंद गांधी यानी गांधी जी महात्मा गांधी जी के पिता की मृत्यु हो गई। 1887 ईस्वी में गांधी जी ने मैट्रिक्स की परीक्षा राजकोट से पास की। आपसे क्वेश्चन आता है गांधी जी ने मैट्रिक्स की परीक्षा को किस वर्ष पास किया था? तो 1887 ईस्वी में। आगे की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी ने राजकोट के श्यामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया। कहां प्रवेश लिया? श्यामल दास महाविद्यालय में। आपसे क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स की परीक्षा के बाद गांधी ने किस विद्यालय में प्रवेश लिया था? तो श्यामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहां इन्होंने 1 साल तक पढ़ाई की, यानी यहां इन्होंने 1 साल तक पढ़ाई करी। अब 1 साल की पढ़ाई करने के उपरांत दोस्तों और भाई के समझाने पर, जो इनके बड़े भाई थे लक्ष्मीदास जी, उनके समझाने पर कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन जाएं, ये सुझाव दिया। इस सुझाव को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और ये 4 सितंबर 1888 ईस्वी को लंदन चले गए। इन्होंने 1888 ईस्वी में लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की वकालत करने के लिए चले गए। वहां पर वकालत की पढ़ाई करने चले गए और इन्होंने गांधी जी ने साउथहैम्पटन के द इनर टेम्पल महाविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया और गांधी जी ने द इनर टेम्पल महाविद्यालय से वकालत की पढ़ाई को पूरा किया। तो क्वेश्चन आता है गांधी जी ने किस विद्यालय से वकालत की पढ़ाई को पूरा किया? तो द इनर टेम्पल महाविद्यालय, ये लंदन के साउथहैम्पटन में है और उस वकालत करने के दौरान गांधी जी साउथहैम्पटन में ही रहे थे। तो यह भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के दौरान कहाँ रहे थे? तो लंदन के साउथहैम्पटन में रहे थे। किस विद्यालय से गांधी ने वकालत की पढ़ाई करी? तो गांधी जी ने द इनर टेम्पल महाविद्यालय से इन्होंने क्या करी? वकालत की पढ़ाई करी। नेक्स्ट आइए आगे। 1891 ईस्वी में 1891 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई कर वापस भारत आ गए। यानी कि लंदन से कब वापस आ गए? वो 1891 में।
1891 में 1891 ईस्वी में गांधी जी लंदन से वकालत की पढ़ाई को करके क्या आगे बेटा जी वापस आ गए। वापस आए तो इनको पता चला कि उसी वर्ष इनकी मां का क्या हुआ है, देहांत हुआ है। यानी 1891 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी की माता जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी गांधी जी की माता की स्वर्गवास हो गया, माता जी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। जब गांधी जी लंदन से पढ़ाई करके वकालत करके भारत आए तो इन्होंने अपने वकालत की शुरुआत कहाँ से की, इन्होंने वकालत की शुरुआत बम्बई जाकर की। इन्होंने बम्बई गए और बम्बई जाकर क्या की, इन्होंने वकालत शुरू करी। लेकिन गांधी जी की वकालत ठीक प्रकार से वहाँ नहीं चल पाई, जिसके कारण गांधी जी को क्या आना पड़ा, वापस राजकोट आना पड़ा। गांधी जी वापस क्या आ गए, राजकोट आ गए। राजकोट आने के बाद इन्होंने यहाँ पे प्रयास किया वकालत करने का, लेकिन ये यहाँ भी क्या रहे, असफल रहे। यानी गांधी जी जब बंबई से वापस राजकोट आए तो राजकोट में भी गांधी जी की कोई भी वकालत ढंग से नहीं चली। जब वकालत नहीं चली तो गांधी जी ने क्या किया कि जरूरतमंद लोगों के लिए मुकदमों की अर्जियां लिखना शुरू कर दिया। यानी कि वकालत करके आए लंदन से, लेकिन वो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई जो सफलता उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने क्या करा बाद में कि राजकोट जो था, राजकोट में ही क्या करा उन्होंने कि जो जरूरतमंद लोग होते थे उनकी अर्जियां, मुकदमों की अर्जियां लिखना शुरू कर दी। परंतु ये काम भी उन्हें जल्द ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा उनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, धन का अभाव जा रहा था। यानी धन लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यानी कोई पैसे की इनकम नहीं हो रही थी, घर का बोझ पड़ रहा था, परिवार का बोझ था। ये सब चीज़ों की वजह से गांधी ने ये काम जल्दी ही छोड़ दिया। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, इसी बीच क्या हुआ कि जो इनके बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, वो एक कपड़ा फर्म से जुड़े हुए थे, इसका नाम था दादा अब्दुल्ला कंपनी। ये कपड़े की एक फर्म थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी क्या थी, एक कपड़े की फर्म थी। तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो ये कंपनी थी, इसका कोई केस चला था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कोई केस था, कुछ पैसे का लेन देन था। उस पैसे के लेन देन के कारण लक्ष्मीदास जी ने इस केस की वकालत करने के लिए गांधी जी का क्या दिया, नाम दिया। लक्ष्मीदास जो थे, इनके बड़े भाई जो थे, वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में क्या थे, एक मुनीम के पद पर काम किया करते थे, मुनीम थे उसमें। तो उन्होंने अपने जो मालिक थे दादा अब्दुल्ला, उनको एक प्रस्ताव दिया कि मेरा भाई जो है लंदन से वकालत करके आया है, आप इस केस को उसको दे दो। दादा अब्दुल्ला ने विश्वास किया और ये केस किसको मिल गया, गांधी जी को मिल गया। 1893 ईस्वी में 1893 में गांधी जी को अपने भाई लक्ष्मीदास की सहायता से दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का क्या मिला, केस मिला, जिसको लड़ने वो दक्षिण अफ्रीका गए। तो आपसे क्वेश्चन आता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893। गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने गए थे। ये केस उनको किसकी सहायता से मिला था, ये केस उनको उनके भाई लक्ष्मीदास की सहायता से मिला था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के 40,000 पाउंड की रकम का कुछ लेन देन का केस सैयद हाजी जी के साथ चल रहा था। अभी सैयद हाजी जी कौन थे, सैयद हाजी जी दक्षिण अफ्रीका में इनकी भी एक क्या थी, कपड़े की फर्म थी। कपड़े की क्या थी, एक फर्म थी। तो उस जो दादा अब्दुल्ला कंपनी थी, उस दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से सैयद हाजी ने 40,000 पाउंड का क्या खरीदा था, कपड़ा खरीदा था। लेकिन सैयद हाजी जी ने उस 40,000 पाउंड को देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो मेन केस क्या था, पैसों का था। भाई कोई बात नहीं, गांधी जी ने ये केस क्या ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी के साथ 1 साल का करार किया, या ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के साथ 1 साल का क्या समझौता किया। और समझौते के तहत कहा कि गांधी जी को प्रथम श्रेणी रेल यात्रा, यानी कि आने जाने का किराया वो भी प्रथम श्रेणी, दूसरा वहां रहने और खाने, साथ ही साथ 105 पाउंड प्रति महीना वेतन देने की बात कही। इन्होंने कहा, कंपनी ने तय हुआ समझौते के तहत कि गांधी जी को प्रथम श्रेणी रेल यात्रा का जो भी किराया है वो दिया जाएगा, वहां रहने और खाने की गांधी जी के लिए व्यवस्था की जाएगी, दूसरा उनको 105 पाउंड प्रति महीना वेतन के रूप में दिया जाएगा।
इस बात पे भी क्या हुए, राजी हो गए। अच्छा एक समझौता था। इस केस का क्या हुआ, दादा अब्दुल्ला एंड केस को गांधी जी ने जिता दिया। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को यह केस जिता दिया और समझौते के तौर पर सैयद हाजी जी को इस बात के लिए राजी किया कि वो जो रकम है उस रकम को किस्तों के रूप में क्या करेंगे, वापस करेंगे। यानी कि सैयद हाजी जी भी इस बात पर तैयार हो गए कि ठीक है भाई, पैसा मुझे देना है, मैं पैसा दूंगा। कोर्ट ने कहा कि पैसा आपको देना है। वकालत के दम पर इन्होंने सैयद हाजी जी को हरा दिया और ये तय कराया कि ठीक है, जो पैसा है उसे मैं कह दूंगा किस्तों के रूप में वापस करूंगा। इससे क्या हुआ, इससे सैयद हाजी जी और गांधी जी के बीच एक अच्छा क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। एक मतलब एक अच्छा रिलेशन हो गया गांधी जी और किसके बीच, सैयद हाजी जी के बीच। क्योंकि याद रखना सैयद हाजी जी भी आगे भी आएंगे। इसी केस के दौरान गांधी जी के जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव था जिससे उनका जीवन ही बदल गया। वो घटना क्या थी, वो घटना थी मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन की घटना। मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन की घटना क्या थी कि जब महात्मा गांधी इस केस को लड़ने के लिए या इसी केस से संबंधित कुछ काम के लिए गांधी जी डरबन से पिक्टोरिया जा रहे थे। डरबन से पिक्टोरिया, याद रखिएगा, डरबन से पिक्टोरिया जा रहे थे और वो प्रथम श्रेणी रेल यात्रा डिब्बे में बैठे हुए थे। प्रथम श्रेणी रेल यात्रा डिब्बे में बैठे हुए थे। उसमें कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे। अंग्रेज थे वहां पर, उस समय अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ बहुत गलत व्यवहार के साथ उन्हें धक्का देकर प्रथम श्रेणी रेल यात्रा डिब्बे से उतार दिया। किस स्टेशन पे उतारा, मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पे उतारा। गांधी जी पूरी रात उसी स्टेशन पे बैठे रहे और ये सोचते रहे कि ऐसी क्या घटना हुई, ऐसी क्या बात थी कि अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दी, प्रथम श्रेणी रेल यात्रा डिब्बे से उतार दिया। उतारने का प्रमुख कारण क्या था, देखो उतारने का प्रमुख कारण या उनके साथ गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था। उसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेज जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें अंग्रेज और डची थे। अंग्रेजों ने एशियाई लोगों के साथ, अंग्रेज और डची जो थे वहां पर, वो एशियाई लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं करते थे। तो इसी रंग भेद की नीति के कारण, यानी कि इसी रंग भेद की नीति के कारण गांधी जी को क्या उतार दिया गया, उस डिब्बे से बेटा जी उतार दिया गया। महात्मा गांधी जी के जीवन पर मॉरिसबर्ग कांड या मॉरिसबर्ग घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अब ठान लिया था कि वो अब अंग्रेजी सरकार और या अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों की ये जो नीति है इसको क्या करेंगे, इसके खिलाफ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे दक्षिण अफ्रीका में। तब गांधी जी ने, अब आगे चल के क्या हुआ, गांधी जी का प्रथम आंदोलन क्या रहा। देखो ये आंदोलन गांधी ने कहां किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी का प्रथम आंदोलन, ये आंदोलन क्या था, ये दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। उसका कारण क्या था, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे 250 भारतीयों से उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वो सिर्फ भारतीयों से नहीं छीना गया था, वो एशियाई लोगों से छीना गया था। जितने भी एशियाई लोग थे उन सभी से क्या कर दिया गया था, वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। लेकिन मेन भारतीय इसलिए कहा गया कि गांधी जी भारत के थे। तो जो 250 भारतीय व्यक्ति थे उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। इसका गांधी ने विरोध किया। इसका गांधी ने क्या किया बेटा, विरोध किया। नॉर्मल सी बात थी, विरोध करना चाहिए था, विरोध किया। लेकिन इस आंदोलन का कोई भी अंग्रेजी शासन उस समय वहां जो भी रहा हो या डची शासन, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गांधी जी अकेले उस समय थे, उनके साथ कोई बड़ा संगठन नहीं था, कोई ज्यादा लोग नहीं थे। तो ये क्या था, एक असफल आंदोलन रहा। गांधी जी का पहला आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में किया था वो क्या था बेटा, असफल था। अब गांधी जी समझ चुके थे कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तब गांधी जी ने क्या किया बेटा, नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या करी, स्थापना करी। कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जनता, यानी इन्होंने एक संगठन बनाया। क्या बनाया, एक संगठन बनाया।
इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1894 में की गई, यानी मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन कांड के जस्ट एक साल के अंदर ही कर दी उन्होंने, 1894। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष का नाम सही कर लेना, इनके अध्यक्ष थे सैयद हाजी, यानी वही सैयद हाजी जिनको महात्मा गांधी ने केस में क्या करा था, हराया था। तो हाजी अहमद, जो सैयद हाजी जी थे, इन्हीं को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। सैयद हाजी का ही नाम हाजी अहमद भी था, ठीक है, तो ये सही कर लेना, हाजी अहमद। नेक्स्ट, इस संगठन की सदस्यता लेने के लिए गांधी ने पहले एक शुल्क रखा। गांधी ने कहा कि इस संगठन का अगर आपको सदस्य बनना है तो एक शुल्क देना पड़ेगा, जो था 5 सयाल प्रति सदस्य, जो रियलिटी में उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तब गांधी जी के जो सहयोगी थे, जो मित्र उनके वहां बने थे, उन्होंने गांधी जी को समझाया कि अगर आपको संगठन बनाना है, लोगों को एकत्रित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कम करना पड़ेगा, इस सदस्यता शुल्कों को कम करना पड़ेगा। तब इन्होंने कम कर उसे 3 पाउंड प्रति सदस्य कर दिया, जिससे गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग, एशियाई लोग क्या हुए, धीरे धीरे गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। यानी कुल मिलाकर यह संगठन क्या हो गया, मजबूत हो गया। इस संगठन के बनने का कारण क्या था? भाई कोई भी अगर चीज की जा रही है उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण जान लोगे तो अच्छी तरीके से उसको लिख भी पाओगे, उसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छी तरीके से आप लगा पाओगे। कारण ये था कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ या भारत तथा एशियाई लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, चाहे वो डचों के साथ डच कर रहे थे, उनके साथ डची सरकार कर रही थी, चाहे वो अंग्रेज कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाना। यानी कहने का मतलब है, जो नटाल इंडियन कांग्रेस गांधी जी ने बनाया था, उसका एक मुख्य कारण यह था कि कैसे भी करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एशियाई और भारतीय लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, चाहे वो डची सरकार कर रही हो, चाहे अंग्रेजी सरकार कर रही हो, उनके खिलाफ क्या करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। आगे बात समझ में, यह था नटाल इंडियन कांग्रेस। क्वेश्चन में बहुत सारे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन नटाल इंडियन कांग्रेस से बनते हैं, गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पैम्पलेट, तो ये ग्रीन पैम्पलेट क्या था? ग्रीन मीन्स होता बेटा हरा, आप भी जानते हो। पैम्पलेट मतलब होता है पर्चा। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कराना होता है तो हम पर्चे पर क्या छपवा देते हैं, अपनी कोचिंग के बारे में और अपनी क्लासेस के बारे में बताते हैं और उसको बंटवाते हैं, वही होता है पैम्पलेट। पर्चा आप सब जानते हो। क्योंकि ये हरे रंग का था तो इसलिए ग्रीन पैम्पलेट कहा गया। क्या था इसके बारे में देखो, 1896 ईस्वी में गांधी जी अपने परिवार से मिलने कहां आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, अपने परिवार से मिलने या परिवार को साथ ले जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इस यात्रा के दौरान गांधी जी, भाई उस समय को प्लेन तो थे, तो प्लेन तो से आना जाना था नहीं, तो गांधी किससे आते थे? समुद्र के जहाज से आते थे, पानी के जहाज से आते थे। तो गांधी जी पानी के जहाज में थे, आने जाने में काफी समय था। तब गांधी जी ने क्या किया था, उस जहाज में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के साथ और एशियाई लोगों के साथ जो वहां डच और अंग्रेज जो दुर्व्यवहार करते थे, जो उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उसके बारे में पूरा उन्होंने वर्णन किया। उस पर्चे पर उन्होंने बताया कि कैसा उनके साथ 2-3 सालों में कैसा वहां पर व्यवहार हुआ, अंग्रेजी शासन ने उनके साथ वहां कैसा बर्ताव किया। उन्होंने वो सारी घटनाएं एक पर्चे पर उतार दी। जो सारी घटनाएं थी वो जो पर्चे पर उतारी थी, वो पर्चा जब वो कहां पर आए, भारत आ गए, इसी यात्रा के दौरान जब वो भारत आए तो उन्होंने क्या करा, इस पर्चे का क्या किया, जो पर्चा था उसकी 10,000 से ज्यादा 10,000 छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी यानी उनको छपवाया और गुजरात तथा उसके आस पड़ोस के क्षेत्रों में इनको क्या कर दिया बेटा जी, बंटवा दिया। यानी कि कुल मिलाकर ग्रीन पैम्पलेट पर्चा क्या था, इसका प्रकाशन गांधी जी ने किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत यात्रा के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजी शासन और डची शासन के खिलाफ अंग्रेजी शासन और डची शासन के विरुद्ध कुछ लेख लिखे थे, उनको एक पर्चे पर उतारा था। बाद में उन्होंने इस पर्चे को भारत में क्या किया, प्रकाशित किया, यानी भारत में इसका क्या किया, भारत में इसको बंटवा दिया। तो ये थी ग्रीन पैम्पलेट की घटना। अब आप अगर बेटा जी
पढ़ते हो भारतीय इतिहास को तो भारतीय इतिहास की हर घटना को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप बुक्स में पढ़ते हो, जो लोकल बुक्स होती हैं उनमें ये चीज़ें नहीं दी गई होती हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे लेवल की आरओ समीक्षा अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हो, बीईओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में हमें ये टॉपिक नहीं दिया गया था। टॉपिक आपका है घटना चक्र, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव की किताब आती है घटना चक्र, विकल्पिक प्रश्न, विकल्पिक आते हैं क्वेश्चन, उसमें आप ये क्वेश्चन पेपर में आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे कि ये क्वेश्चन ग्रीन पैम्पलेट से जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ बच्चों ने तो ग्रीन पैम्पलेट की घटना सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर युद्ध। अभी सर बोर युद्ध के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो इतिहास में? देखो युद्ध, बोर युद्ध क्या था? यह हुआ था 1899 में, 1899 से 1902 तक चला। 1899 से 1902 तक चला। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से पहले डच आए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से पहले कौन आ गए थे? डच आ गए थे, यानी डच निवास करने, डचों का राज्य चल रहा था। और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे उनको हबसी कहा जाता था। क्या कहता था? हबसी। डचों ने हबसियों से उनकी भूमि को छीन लिया। जो डच थे उन्होंने क्या करा, डचों ने क्या करा, जो हबसी दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे उनसे उनकी भूमि छीन ली और उस भूमि पर क्या करने लगे? अपना शासन चलाने लगे। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, यहां जमीनों को छीनना, कब्जा करना, वही क्या कर रहे थे? डच दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेज भी वहां पहुंच गए, अंग्रेजी शासन भी वहां पर हो गया। अंग्रेजों ने भी दक्षिण अफ्रीका पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यानी कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका में अब दो उपनिवेशक हो गए, एक डच हो गए और एक अंग्रेज हो गए। ठीक है जी। अब क्या हुआ? जमीनी विवाद हुआ दोनों के बीच, अंग्रेज सरकार के बीच, अंग्रेजी लोगों के बीच और डची लोगों के बीच क्या हो गया? जमीनी विवाद हो गया। जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए डचों ने और अंग्रेजों ने एक समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता कर लिया। अब वो समझौता क्या था? डचों और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत यह तय कर दिया गया कि ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल वाली जो भूमि है, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल वाली जो भूमि है वो डचों के पास होगी, और जो नटाल केप कॉलोनी वाली जो भूमि है वो अंग्रेजों को दे दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर पूरे दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक ऑरेंज फ्री स्टेट, साथ ही साथ उसके ट्रांसवाल जो डचों के पास था। अंग्रेजों ने क्या करा? नटाल को रखा अपने पास, और केप कॉलोनी जो एरिया था वो अंग्रेजों के पास आ गया। दोनों के बीच समझौता हो गया, लड़ाई झगड़ा क्या हो गया? बंद हो गया। चलो लड़ाई झगड़ा बंद हो गया तो ये बोर युद्ध कहां से आया? देखो बोर युद्ध आगे कैसे चढ़ा। जो भूमि डचों के हिस्से में आई, ट्रांसवाल वाली, उसमें जब अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश के तहत डच क्या कर रहे थे? उसका इंक्रीमेंट कर रहे थे, यानी उसको बढ़ा रहे थे। बढ़ाने का मतलब क्या? उसकी मतलब वहां पे कॉलोनियां बनाना, ये सब काम हो रहा था। कंपनी लगाना, यानी उसकी खुदाई कर कर वहां से क्या करना ना, क्या निकालना, खनिज पदार्थ निकालना, ये सब काम उन्होंने शुरू कर दिया था डचों ने। तो जो ट्रांसवाल वाला एरिया था, ट्रांसवाल वाले एरिया में सोने और चांदी की क्या निकल आई? खाने निकल आई। सोने और चांदी की क्या निकल के आई बेटा? खान निकल आई। जब खाने पाई गई तो अंग्रेजों को यह बात खटक गई। अंग्रेजों ने कहा कि भाई इनको ये चीज पहले से पता थी, क्योंकि डच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से पहले आए थे, तो उनको लगा कि डचों ने क्या किया है, डचों ने अंग्रेजों के साथ क्या किया? धोखा। कि डचों को मालूम था पहले से ही कि ट्रांसवाल वाले क्षेत्र में क्या है? सोने और चांदी क्या है? खाने हैं। तो अंग्रेजों ने ट्रांसवाल वाले एरिया पे क्या कर दिया? हमला कर दिया, और उस भूमि को क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। तब दोनों के बीच क्या हो गया? ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध को कहा गया बोर युद्ध। सर इसे बोर युद्ध क्यों कहा गया? बोर युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि बोर यानी जो डच हैं उनको उनकी डची भाषा में, स्थानीय भाषा में बोर या बुलंदा कहा जाता है। बोर या बुलंदा, तो इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? बोर युद्ध पड़ा। सर ये युद्ध आपने हमें जो पढ़ाया है या हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें गांधी जी की भूमिका क्या थी जो आप हमें ये पढ़ा रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नहीं उठेंगे तो पेपर सॉल्व नहीं होता सर।
बेटा जी सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि अगर आप हमें इतिहास पढ़ा रहे हो, महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहे हो, तो ये बोर युद्ध क्यों पढ़ा हमने गांधी जी के? क्योंकि गांधी जी इस युद्ध में सम्मिलित हुए। इस युद्ध में गांधी जी की भूमिका रही। कैसे रही वो देखो। बोर युद्ध के समय, जब बोर युद्ध चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। जब बोर युद्ध चल रहा था तब भारत में किसका शासन था? सर भारत में अंग्रेजों का शासन था। सबको मालूम है अंग्रेज भारत में कब आए? 1608 में आए। उसके बाद वो कब गए? 1947 में गए। तो यानी अगर 1608 में आए, उसके बाद 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा था, तो यानी कि उस दौरान भी भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। अब गांधी जी को कैसे जोड़ा इसमें? देखो, जो आपको पता है नटाल वाला जो क्षेत्र है, नटाल, गांधी ने उसका जो संगठन था उसका नाम क्यों रखा था? क्योंकि वो नटाल वाले क्षेत्र के लोगों ने मिलकर बनाया था। जो नटाल में एशियाई और भारतीय लोग रह रहे थे, उन्होंने बनाया था, इसलिए उसका नाम नटाल इंडियन कांग्रेस रख दिया गया था। तो गांधी ने निर्णय लिया कि बोर युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों का साथ देंगे। गांधी जी और नटाल इंडियन कांग्रेस जो संगठन है वो किसका साथ देगी? वो अंग्रेजों का साथ देगी। उसका प्रमुख कारण भी था कि अगर मान लो गांधी जी और उनके सहयोगी नटाल इंडियन कांग्रेस, जो एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था, अगर वो अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो भारत में अंग्रेज क्या करते? अंग्रेज सरकार क्या करती? भारतीयों को परेशान करती, भारतीय लोगों के साथ क्या करती? दुर्व्यवहार करती। तो गांधी जी को था कि अगर अंग्रेजी शासन भारत में शासन कर रही है, अंग्रेज सरकार भारत में शासन कर रही है, तो उनको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। और दूसरा, नटाल वाला जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों का पास था, तो उन्होंने ये भी था कि उनको दूसरे रूप में भी अंग्रेजों का ही साथ ही देना था। नेक्स्ट, इस बोर युद्ध के चलते गांधी ने 1100 लोगों की सहायता से, जो नटाल इंडियन कांग्रेस के सदस्य थे, इन 1100 लोगों की सहायता से एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी। कोर है यहां पर, सही कर लेना, एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी। सर ये एम्बुलेंस कोर क्या होता है? यानी कि मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराई। क्या कराई? मेडिकल सुविधा, यानी कि चिकित्सा सुविधा प्रदान करी। गांधी जी घायल अंग्रेजी सिपाहियों का क्या करते थे? चिकित्सा सुविधाएं उन्हें प्रदान कराते थे। यानी कहने का मतलब है गांधी ने बोर युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो किस रूप में थी बेटा? वो एक डॉक्टर के रूप में थी। गांधी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन जो उनका संगठन था, उन्होंने घायल सिपाहियों की मलहम पट्टी कर उन्हें मतलब एक नॉर्मल सी बात है, अगर बेटा चोट लगी हुई सिपाही है तो वो लड़ नहीं सकता, लेकिन उस सिपाही को अगर मेडिकल सुविधाएं अगर तुरंत प्रदान हो जाएंगी तो वो तुरंत लड़ने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो गांधी जी की इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी कारण बोर युद्ध अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज बोर युद्ध जीत गए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका पर किसका कब्जा हो गया बेटा? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दक्षिण अफ्रीका पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसी बोर युद्ध के दौरान 1901 में गांधी जी भारत आए और उन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे कलकत्ता अधिवेशन 1901। 1901 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या लिया था? भाग लिया था। उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस समय उसकी अध्यक्षता दिलशाने बाचा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दिलशाने बाचा। कौन कर रहे थे? दिलशाने बाचा। नेक्स्ट आइए, 1902 में गांधी जी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। दक्षिण अफ्रीका क्या चले गए बेटा? वापस चले गए। बोर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया। यानी 1902 में जब युद्ध समाप्त हो गया, दक्षिण अफ्रीका पर अंग्रेजों का शासन हो गया, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? यहां पर दक्षिण अफ्रीका में एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को क्या किया? एक कानून को पारित कर दिया। इस कानून को ही परवाना कानून कहा जाता था। इसी कानून को क्या कहा जाता था? परवाना कानून। इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रत्येक एशियाई व्यक्ति को, वहां रह रहे प्रत्येक एशियाई व्यक्ति को अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उस रजिस्ट्रेशन की भारी शुल्क देना पड़ती थी। उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए एक भारी शुल्क देना पड़ता था और अपने गले में एक आई कार्ड लटकाकर घूमना पड़ता था
कि वो एशियाई लोग हैं और वो किस कारण दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं और वो कब तक रहेंगे, उसके लिए उन्हें हर बात को साई कार्ड पर लिखना हो। इसका गांधी ने क्या किया बेटा, विरोध किया। गांधी ने इस परवाना कानून का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। बोलिए आपको क्लास कैसी लगी या कैसी लग रही है? गारंटी है बेटा कि आप बोर नहीं हो सकते। देखो बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही गांधी जी से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, लंबी वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कम पूछी जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना। देखो, गांधी जी तथा उनके बड़े पुत्र जिनका नाम हरिलाल था, उनके बीच एक विवाद हुआ था। वो विवाद क्या था? सन 1911 ईस्वी में हरिलाल पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना चाहते थे। नॉर्मल सी बात है भाई, उनके पिता वकालत करके आए थे लंदन से, तो वो भी लंदन जाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी इस बात का विरोध कर रहे थे। गांधी जी क्या कर रहे थे इस बात का विरोध? अब गांधी जी क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि गांधी जी पश्चिमी संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। क्योंकि गांधी जी ने जो पश्चिमी संस्कृति थी उसका क्या किया, उसके खिलाफ थे। इसी विवाद के कारण हरिलाल जी ने, यानी इनके पुत्र ने, गृह त्याग कर दिया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1930 में जाकर हरिलाल ने इस्लामिक धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लामिक धर्म को छोड़कर आर्य समाजी धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और अपने अंतिम जीवन तक वो आर्य समाजी ही रहे थे। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। लेकिन ये ऑथेंटिक रूप से सच है कि नहीं है, ये मैं भी नहीं कह सकता, ठीक है, और कोई भी इतिहासकार नहीं बोलता, लेकिन कुछ किताबों में इनका वर्णन दिया गया, इस घटना का वर्णन दिया गया, तो मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई। गांधी जी के तीसरे पुत्र थे जिनका नाम था रामदास, और ये गांधी जी के प्रिय पुत्र थे। क्या थे? ये गांधी जी के प्रिय पुत्र थे। जब गांधी जी की मृत्यु हुई, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। उसके पश्चात अब गांधी जी को अंतिम विदाई देनी थी, जिसे अंतिम अग्नि बोला गया, मुखाग्नि बोला जाता है जिसे। अंतिम मुखाग्नि गांधी जी को, यानी मुखाग्नि गांधी जी को रामदास जी ने दी थी, उनके पुत्र ने रामदास। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है कि गांधी जी को मुखाग्नि उनके किस पुत्र के द्वारा दी गई थी, तो उनके तीसरे पुत्र रामदास जी के द्वारा दी गई थी। रामदास के एक पुत्र थे जिनका नाम था कानू गांधी। क्या नाम था इनका? कानू गांधी। ये गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर थे, यानी कि गांधी जी की जितनी भी फोटो आप, अधिकांश फोटो जो देखते हो, वो या तो किसी विदेशी पत्रकार ने ली है या फिर कानू गांधी की हैं। यानी गांधी जी की जितनी भी फोटो थी वो ज्यादातर कौन लेता था? रामदास जी लेते थे। कानू गांधी लेते थे। रामदास के पुत्र कानू गांधी लेते थे। कानू गांधी की पत्नी का नाम था आभा गांधी। क्या नाम था? आभा गांधी। कभी कभी आपने क्या देखा होगा, कभी कभी आपने वीडियोज में या फोटोज में देखा होगा, गांधी जी के साथ 2 महिलाएं रहती थी। उनमें से एक महिला आभा गांधी थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी फोटो भी दिखा दूंगा, आप देख लेना। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि भारतीय मुद्रा पर गांधी जी का चित्र कब अंकित किया गया? देखो, यह प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है। गांधी जी का फोटो 2 बार अंकित हुआ, और 2 बार कैसे अंकित हुआ? देखो, जब गांधी जी की जन्म के 100 साल हो गए, यानी 100वीं पुण्यतिथि को, जो 100वीं पुण्यतिथि उनकी कब हुई भाई? 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 100वीं पुण्यतिथि कब होगी? 1969 में। तो 1969 में गांधी जी की पहली बार स्मृति के रूप में गांधी जी की फोटो को भारतीय मुद्रा पर छापा गया। कब छापा गया था? जब उनकी 100वीं पुण्यतिथि थी, जो 1969 में हुई थी। 100वीं पुण्यतिथि पर गांधी जी की पहली बार स्मृति मतलब यादगार में भारतीय मुद्रा पर उनका फोटो छपा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा। दूसरा, फिर कब से भारतीय मुद्रा पर जो आज आप देखते हो फोटो जो देखते हो भारतीय मुद्रा पर, ये गांधी जी का फोटो कब से आने लगा? देखो, ये भारतीय मुद्रा पर गांधी जी का ये चित्र 1996 से छापा जाने लगा। ये फोटो भी कानू गांधी ने खींची थी। गांधी जी की किसने खींची थी? कानू गांधी ने। अब ये फोटो कब खींची गई थी? जब गांधी जी राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े थे और वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से मिलकर आए थे।
किससे मिल के आए थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से मिलकर लौट रहे थे, तब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और गांधी जी की एक फोटो खींची गई थी राष्ट्रपति भवन के सामने, जो किसने खींची थी? कान्हू गांधी ने खींची थी। ये वही फोटो का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा, आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी, गांधी ने कुछ पुस्तकों की रचना की, उनमें मुख्य पुस्तक कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 1925 में गांधी ने क्या किया था? इसको लिखा था, और 1927 में इसका क्या हुआ था बेटा? प्रकाशन हुआ था। दूसरी थी गीता माता, तीसरी है 7 महाव्रत, चौथी है हिंद स्वराज जो 1909 में गुजराती भाषा में छापी गई थी, इंडिया इज माई ड्रीम, नेक्स्ट है अनाशक्ति योग और सत्याग्रह। इसके अलावा भी कुछ किताबें गांधी जी की हैं, रचनाएं हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा जी। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, 40 मिनट, लगभग 45 मिनट की आपको ये वीडियो है। मैं एक गारंटी कहता हूं, अगर आपने अपने हाथों से इन नोट्स को बनाया, देखो नोट्स कैसे बनते हैं ये भी आप इस वीडियो में सीख गए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि कुछ आपको सीखने को मिला है, अच्छी तरीके से हिस्ट्री को पढ़े हो, बोर नहीं हुए हो, तो प्लीज़ अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, और मुझे फॉलो कर लें मेरे फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर। देखिए बेटा, मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री या उसके बाद पॉलिटी या ज्योग्राफी या साइंस, मैथ, ईवीएस, बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, करंट अफेयर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई भी एग्जाम रुक नहीं सकता। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में सर्किल करो, फ्रेंड सर्किल में इसको क्या करो? सेंड करो, और बेटा अपने YouTube चैनल को क्या दो? खूब प्यार दो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी। मैं पर डे आपको 2 सब्जेक्ट की क्लासेस दूंगा। अभी इंडियन आपको दूंगा, पहले दूंगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट में एक ही साथ चलाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।